गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एडिनोहाइपोफाइसिस यानी कि इसका जो आपका एंटीरियर लोब था उससे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। कुछ उसके अंदर हो गए, कुछ बाकी रह गए थे। तो उसके अंदर एक है आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका एक आउटलाइन बता दिया था, सिर्फ थ्योरेटिकली राइटिंग सेक्शन जो है अभी बाकी है, तो आपको एक आइडिया तो होगा। इसको फटाफट से हम लोग बस लिख लेंगे। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस जो है उसी से आपका एक हार्मोन सीक्रेट होता है, दैट इज द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी आज मैं, क्योंकि ये मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर बता चुकी हूं इसके बारे में। दैट इज MSH। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये इस हार्मोन के बारे में जो मैं आपको जैसा कि पहले बता चुकी हूं कि आपका जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये आपके मिडिल लोब से सीक्रेट होता है। ठीक है, इट इज सीक्रेटेड बाय मिडिल लोब। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर मैंने आपको बताया था पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया जो है ये ऑलमोस्ट मर्ज्ड होता है। तो लिख लीजिए, बट इन ह्यूमन पार्स इंटरमीडिया इट इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टालिस। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था मेंस के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इट इज सीक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब से ये सीक्रेट होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, it is secreted by anterior lobe। नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बताया था इस हार्मोन का एक और नाम, इसको क्या भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमेडिन। लिख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिर जैसा कि इसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि यह हार्मोन क्या करता है, आपके मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करेगा। इसकी वजह से मेलानिन का सिंथेसिस होता है आपके मैमल्स के अंदर। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आपका जो कलर के लिए जो इसका जो रोल है ये आपके ह्यूमन बींग्स में इट इज स्टिल डाउटफुल। ठीक है, तो लिख लीजिए यही पॉइंट, इट स्टिमुलेट्स मेलानोसाइट it stimulates melanocyte for the synthesis of melanin in mammals and its role for color in human is still doubtful। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट MSH के बारे में ये है कि आपका ये जो हार्मोन है मैंने आपको बताया था सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर सीक्रेट होता है, लेकिन आपके जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ये ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, इट इज सीक्रेटेड इन ऑल वर्टिब्रेट्स but in lower vertebrates
इट इज मोर एक्टिव। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो हार्मोन है इट इज रिलेटेड विद द चेंजिंग इन कलर। कलर चेंजिंग से में इसका एक रोल है जो कि आपके एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। और ये जो फिनोमेना है आपके कलर चेंजिंग का, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं मेटाक्रॉसिस। ठीक है, लिख लीजिए। इट इज रिलेटेड विद चेंज इन कलर, किसके अंदर? इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इट इज रिलेटेड विथ चेंज इन कलर इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। और ये जो फिनोमेना है आपके चेंजिंग कलर का, इसको अपन बोलते हैं, दिस फिनोमेना this phenomena of change in color, it is called metacrosis। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आपका जो कॉम्प्लेक्शन का जो डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, व्हाट वाज द रीजन? ये जो आपका मेलानिन है ये स्किन के नीचे इसका इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इसकी वजह से आपके स्किन का जो डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है वो इस वजह से होता है। और इसी के अपोजिट में मेलेटोनिन जो है ये क्या करता है, आपके मेलानिन को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है और इसकी वजह से आपके स्किन का जो फेयर कॉम्प्लेक्शन है उसका रीजन है वो। ठीक है, तो लिख लीजिए ये पॉइंट कि जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है आपके स्किन का, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? Dark complexion of skin it is due to deposition of melanin under the skin। एक वर्ड यूज कर लो, इवन डिपोजिशन। ठीक है, ये तो है आपके डार्क कॉम्प्लेक्शन का रीजन। फिर मैंने क्या बताया, आपका जो मेलेटोनिन है ये क्या कराता है? इट एक्यूमुलेट द मेलानिन एट वन प्लेस। ठीक है, इसके जस्ट उल्टा अपोजिट टू दैट लिख लेना, लैंग्वेज आप लिख लेना ऐसे, अपोजिट टू दैट, इसके उल्टा मेलेटोनिन क्या करता है, आपके मेलानिन पिगमेंट को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है। इस वजह से फेयरर कॉम्प्लेक्शन जो होता है आपके स्किन का, इट इज ड्यू टू दैट। ठीक है, आया आपको समझ में? इट इज ऑल अबाउट द MSH, दैट इज द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये तो अपन लास्ट क्लास में ही अपन इसके बारे में सब कुछ ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके थे, सिर्फ एक बार इसको लिखवाना था, एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी एक तरह से, वो भी अपन लोग कर चुके। ठीक है, नेक्स्ट जो है, इट इज ऑल अबाउट द हार्मोन विच इज सीक्रेटेड बाय द एडिनोहाइपोफाइसिस। नेक्स्ट हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस, जो इसका पोस्टीरियर लोब था आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का, उस न्यूरोहाइपोफाइसिस से मैंने आपको बताया था दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक तो था ऑक्सीटोसिन और एक था आपका ADH और द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसे बोलते हैं वैसोप्रेसिन। ये दो हार्मोन ADH और वैसोप्रेसिन, और दूसरा हार्मोन आपका ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन जो है ये आपके इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से सीक्रेट होते हैं। इन दोनों हार्मोन्स का क्या रोल है हम लोग ये डिस्कस करेंगे। उसके पहले ये लिख लिया आप लोगों ने, हटा दूं मैं इसे?
उसके पहले हार्मोन्स तो बाद में डिस्कस करेंगे, उसके पहले अपन लोग ये देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं पोस्टीरियर लोब और न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में कुछ पॉइंट्स जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड और न्यूरो हाइपोफाइसिस। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि आपका ये जो पोस्टीरियर पार्ट है, आपका जो टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड का सिर्फ आपका 1/4 पार्ट ही पोस्टीरियर पार्ट यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस है। ठीक है, कितना पार्ट है लिख लीजिए, इट इज द 1/4 ऑफ टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इट इज द 1/4 पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो है इट वाज जस्ट लाइक नर्वस टिश्यू। कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो पहला पॉइंट इजी समझ में आ गया होगा कि टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड का 1/4 पार्ट तो होता है आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस, बाकी का 3/4 पार्ट है आपका एडिनो हाइपोफाइसिस। और ये जो आपका 1/4 पार्ट है इट इज जस्ट लाइक नर्वस टिश्यू। कैसे देखिए, it is just like nervous tissue क्योंकि इसके अंदर आपके एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड होता है आपके न्यूरोसिक्रेटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस का, इट इज ऑल्सो स्वेलन, और उस स्वेलन पार्ट को हम लोग बोलते हैं हियरिंग बॉडीज। ठीक है, और हार्मोन्स जो है दे आर रिलीज्ड इन दिस बॉडीज। ठीक है, तो लिख लीजिए इट इज जस्ट लाइक नर्वस टिश्यू। व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज terminal part of axon of neurosecretory cell of hypothalamus it is swell up। और इस स्वलन पार्ट को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड, अभी डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाऊंगी, एक बार लैंग्वेज फॉर्मेट में लिख लीजिए। ठीक है, इट इज कॉल्ड हियरिंग बॉडीज। और हार्मोन्स जो है दे आर प्रोड्यूस्ड इन दिस बॉडीज। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट एक टर्म है दैट इज द पिट्यूसाइट्स। व्हाट इज दिस पिट्यू, सी वाई लिखो इसको, सी। व्हाट इज दिस पिट्यूसाइट्स? तो आपकी जो हियरिंग बॉडी, आपके जो एक्सोन है, इस एक्सोन के बीच बीच में आपके कुछ लार्ज ब्रांच्ड न्यूरोग्लियल सपोर्टिंग सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट होती है, इसे अपन बोलते हैं पिट्यूसाइट्स। ठीक है, तो लिख लीजिए ये पॉइंट। नेक्स्ट, अभी आपको जब डायग्रामेटिकली मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, पर अभी एक टर्मिनोलॉजीज यहां तक आपको समझ में आ रही होगी। सबसे पहले जो पोस्टीरियर, ये तो आपको लास्ट लेक्चर से ऑलरेडी क्लियर है कि अपने एनाटॉमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था उसका एंटीरियर पार्ट जिसे हम लोगों ने बोला एडिनो हाइपोफाइसिस, एक था उसका पोस्टीरियर पार्ट जिसे हम लोगों ने बोला था न्यूरो हाइपोफाइसिस। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि अपना, चलो एंटीरियर पार्ट पोस्टीरियर पार्ट क्या है, लेकिन ये जो पोस्टीरियर पार्ट जो है आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये आपके टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड का सिर्फ 1/4 पार्ट है, सिर्फ 1/4 पार्ट ही आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया कि 3/4 पार्ट तो एडिनो हाइपोफाइसिस है, 1/4 पार्ट आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस है। फिर मैंने ये बोला कि ये जो पार्ट है
ये आपका एकदम नर्वस टिश्यू के सिमिलर है, उसकी तरह ही है। कैसे? क्योंकि इसका भी जो टर्मिनल पार्ट होता है जो आपके एक्सॉन का इसके अंदर, बिकॉज द टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन ऑफ न्यूरो सिक्रीटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस, ये आपका स्वेलअप होता है और इस स्वेलन पार्ट को हम लोग बोलते हैं हियरिंग बॉडीज, और आपके जो हार्मोन्स हैं ये इन्हीं के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, फिर एक टर्म, अभी ये दोनों टर्म समझ में आ गई होंगी कि व्हाट इज दिस, ये आपकी हियरिंग बॉडीज क्या है ना, और ये 1/4 पार्ट है। बस ये 2 की पॉइंट है, इट वाज जस्ट लाइक नर्वस टिश्यू। ये 3 की पॉइंट्स है इस पैराग्राफ के अंदर। फिर मैंने आपको बोला हियरिंग बॉडीज क्या है, ये समझ में आ गए कि नेक्स्ट टर्म बताया मैंने पिट्यूसाइट्स क्या है। तो आपके देयर आर सम लार्ज ब्रांच्ड न्यूरोग्लियल सपोर्टिंग सेल्स इन बिटवीन द एक्सॉन, दे आर कॉल्ड द पिट्यूसाइट्स। ठीक है, तो लिख लो इसे। There are present some large branched neuroglial supporting cells in between the axons इसको बोलते हैं अपन, इट इज कॉल्ड पिट्यूसाइट्स। ठीक है, आगे आपको समझ में यहां तक। एक पार्ट ये कि चलो वो तो अपन थायराइड ग्लैंड जब वो पढ़ेंगे कि थायराइड, चलो एक पॉइंट मैं यहीं बता देती हूँ। थायराइड ग्लैंड जो है ना आपकी, ये एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो कि इसके हार्मोन को इनएक्टिव फॉर्म में इसी के अंदर स्टोर करती है। लेकिन आपकी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके जो हार्मोन्स हैं दे आर नॉट स्टोर्ड इन दिस पोस्टीरियर पार्ट। तो ये कहां पर होते हैं? तो ये आपके कौन से जो न्यूक्लियस का कौन सा एरिया है, ये हम लोग इसको देखेंगे। तो लिख लीजिए, ये खैर थायराइड ग्लैंड में आएगा तब मैं वहां पर बताऊंगी कि उसमें एक लाइन हम लोग बोलते हैं कि थायराइड ग्लैंड इट इज द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड which store their hormone in its inactive form। ठीक है, ये एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो कि अपने हार्मोन को उसके इनएक्टिव फॉर्म में इसके अंदर स्टोर करवाती है, बाकी किसी के अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फिर आपको ये लाइन समझ में आ गई तो इसके बाद ये समझ में आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया सभी को? ये तो सिर्फ इससे हार्मोन्स निकलने वाले तो अभी डिस्कस करेंगे, सिर्फ इस पोस्टीरियर पार्ट के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए। बाकी अभी अगर आपको ये टर्म समझ में आ गई, व्हाट इज दिस पिट्यूसाइट्स, व्हाट इज दिस हियरिंग बॉडीज, व्हाट इज ये एक्सॉन वगैरह, ये भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट कर देती हूँ, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो इसका डायग्राम देख लीजिए। देखिए, ये तो आपका हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये आपका एक्सॉन वाला पार्ट है, ये आपकी हियरिंग बॉडीज है, और इनके बीच में जो लार्ज ब्रांच्ड न्यूरोग्लियल सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट है, इनको अपन बोलते हैं पिट्यूसाइट्स। ठीक है, आगे आपको समझ में, इट इज ऑल अबाउट दिस। हाँ, एक पॉइंट ये लिख लो, मैंने आपको बताया था थायराइड ग्लैंड वाले में तो वो पोर्शन, इसमें ये है कि आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है, इट इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन दिस पार्ट। फिर कहां होता है? दे आर सिंथेसाइज्ड इन द
सुप्रा ऑप्टिक एंड द पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस। ठीक है, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन it is not synthesized in the body itself, they are synthesized in supraoptic and paraventricle पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, यहां पर इसका सिंथेसिस होता है। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, इसकी बॉडी में तो इसका सिंथेसाइज होगा नहीं, कहां पर होता है? हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इसमें जस्ट आपको 2-3 पॉइंट्स, हियरिंग बॉडीज, पिट्यूसाइट्स, और ये आपके टोटल 1/4 पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये ध्यान रखना है। ये डायग्राम बताया, इसमें हियरिंग बॉडीज क्या है, पिट्यूसाइट्स क्या है, वो आपको क्लियर होगा। सिर्फ आप इसमें ये लेबलिंग ध्यान रख लेना कि ये हियरिंग बॉडीज हैं, ये आपकी पिट्यूसाइट्स हैं। ठीक है, और ये मैं आपको खैर थायराइड ग्लैंड में बताऊंगी कि थायराइड उसका जो हार्मोन है, उसके अलावा कोई भी ग्लैंड अपने हार्मोन को उसके अंदर स्टोर नहीं करती है। थायराइड ग्लैंड इज द ओनली ग्लैंड विच स्टोर इट्स हार्मोन इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, आया आपको समझ में? इट इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे आपके जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, 2 हार्मोन्स मैंने बताए, दैट इज एडीएच, दैट इज उस एडीएच का फुल फॉर्म है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और द वैसोप्रेसिन। ठीक है, सबसे पहले वही स्टार्ट करेंगे। ये लिख लिया होगा आप सभी ने, तो पूछने से भी फायदा नहीं है, हटा ही दिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहला हार्मोन हम इसमें पढ़ेंगे एडीएच, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, इट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसे बोला जाता है वैसोप्रेसिन। सुनिएगा आप ध्यान से मेरी बात। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के बारे में तो एक आइडिया अपन ने कल दे लिया था, एडीएच के बारे में मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया था। क्या करता है आपका ये जो हार्मोन है, अभी अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम वैसे नहीं हुआ है, बट आपको एक आइडिया होगा किडनी के अंदर डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड लूप, और ये सब क्या है, डीसीटी वगैरह अपन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, एक पता होगा आपको, एक आइडिया होगा इसके बारे में। और नहीं भी हो, जैसे कुछ बच्चे ब्लैंक फेसेस बन गए हैं जिनके देख कर कि क्या है नहीं पता, सिर्फ नाम तो सुना है ना, कोई बात नहीं, ये हम लोग एक्सक्रीटरी में डिस्कस कर लेंगे। असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले क्या है, नहीं आ रहा तो बहुत डिमोलराइज होने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ टर्म सुन लो। तो ये जो हार्मोन है आपका, ये क्या करता है, आपका जो डीसीटी और कलेक्टिंग लूप जो है आपका, कलेक्टिंग डक्ट जो है आपके नेफ्रॉन की, वहां पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इट स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एट डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, वाटर यूरिन के अंदर ये कम होगा। ठीक है, इस वजह से इसे अपन बोलते हैं डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन, तो इस वजह से इसको बोलते हैं अपन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, और इस हार्मोन के हाइपोसीक्रीशन, हाइपोसीक्रीशन टर्म का मतलब समझते होंगे आप लोग। ठीक है, हाइपोसीक्रीशन यानी कि कम सीक्रेट होने की वजह से, इसकी वजह से होता है आपके डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, जैसे कि पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, टर्म का मतलब समझते हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया यानी कि बार बार यूरिनेशन, बार बार यूरिन आना, पॉलीडिप्सिया यानी कि ज्यादा प्यास लगना। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। पॉलीयूरिया बार बार यूरिन पास होगा, पॉलीडिप्सिया बार बार आपको प्यास लगेगी। ठीक है, पॉलीयूरिया हो रहा है मतलब बार बार यूरिन पास हो रहा है, तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगा। यूरिन जो है इसके अंदर ये डाइल्यूटेड होती है, डिहाइड्रेशन होता है, लो ब्लड प्रेशर, इट ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायबिटीज इंसिपिडस। अब मैंने बोला
ये जो आपका डिसऑर्डर, ये जो आपकी डिसीज है, दैट इज द डायबिटीज इंसिपिडस, किस वजह से हुई? इस हार्मोन के कम सीक्रेट होने की वजह से। तो क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ये हार्मोन? तो एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल, टी, कॉफी, इनके ज्यादा लेने की वजह से भी आपके इस हार्मोन का कम सीक्रेशन होता है। इट इज ऑल अबाउट दिस एडीएच। समझ में आया क्या काम है इसका? एडीएच और वैसोप्रेसिन का ये जो हार्मोन है ये मेनली आपके किडनी पर एक्ट करता है और वहां पर ये क्या करता है? इट स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन कराता है आपके डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है, अब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का वहां से रीअब्जॉर्प्शन हो गया, यानी कि यूरिन के अंदर वाटर कम हो गया। ठीक है, इस वजह से इसको बोलते हैं अपन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसकी कमी की वजह से होती है आपको डायबिटीज इंसिपिडस। इसके हाइपोसिक्रेशन की वजह से जो डिजीज होती है, इट इज डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया का मतलब मैं आपको बता चुकी। पॉलीडिप्सिया यानी कि बार बार प्यास लगना, पॉलीयूरिया बार बार आपको टॉयलेट आना। पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, आपका यूरिन जो है वो भी डाइल्यूटेड होता है। ठीक है, प्लस डिहाइड्रेशन हो जाता है एंड हाइपोटेंशन। आप सुना होगा जैसे डायबिटीज आजकल एक आम बीमारी है, तो एक टेस्ट कराने से पहले डॉक्टर, अब तो खैर टेस्ट बहुत नॉर्मल है, टेस्ट ही करते हैं सीधा, अदरवाइज पहले पूछते थे और अभी भी पूछते तो है कि आपको मतलब सिम्टम्स पता लगे कि आपको बार बार प्यास लगती है क्या, बार बार आपको टॉयलेट आता है, बार बार आपको पॉलीफेजिया इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टर, मतलब पॉलीफेजिया का मतलब होता है बार बार भूख लगना। तो ये सब पूछते कि ऐसा कुछ होता है क्या। तो इट ऑल आर द कैरेक्टर ऑफ द डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर आया आपको समझ में? इट इज ऑल अबाउट दिस हार्मोन दैट इज द एडीएच। तो लिख लीजिए इसके बारे में। यह हार्मोन मेनली आपके किडनी पर एक्ट करता है। इट एक्ट मेनली एट किडनी। ठीक है, और क्या होता है कि क्या करता है? एंड स्टिमुलेट द reabsorption of water and electrolyte वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। कहां पर? एट डीसीटी, दैट इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। and decrease the amount of water in urine. इस हार्मोन को बोलते हैं अपन, इट इज कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इस हार्मोन को बोला अपन ने एंटी डायूरेटिक हार्मोन। फिर मैंने आपको बताया, चलो इसके हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है, तो लिख लीजिए हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच। एंटी डायूरेटिक हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन की वजह से होता है डायबिटीज इंसिपिडस। It leads to ठीक है, which is characterized by क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इसके? which is characterized by polyuria, पॉलीडिप्सिया। इसका मतलब मैं आपको बता चुकी, पॉलीयूरिया बार बार टॉयलेट आना, पॉलीडिप्सिया बार बार प्यास लगना। एक टर्म होता है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया मतलब होता है बार बार भूख लगना। चाहो तो आप इसके ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया।
और एक है आपका, इसमें जो यूरिन होती है इट इज डाइल्यूटेड यूरिन, ठीक है। इसकी वजह से आपका डिहाइड्रेशन एंड लो ब्लड प्रेशर, दैट इज हाइपोटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किस वजह से होता है, तो इनटेक ऑफ, एक्सेस इनटेक ऑफ किसका, आपके अल्कोहल, टी और कॉफी, इट लीड्स टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच, ठीक है। तो लिख लीजिए intake of excess tea, coffee and alcohol, it leads to hyposecretion of ADH, ठीक है। आया आपको इतना समझ में? इट इज ऑल अबाउट द एडीएच और द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट लास्ट हार्मोन जो है इसके अंदर, उसके बाद हम लोग थायराइड ग्लैंड, नहीं थायराइड से पहले हाइपोथैलेमस बाकी है, कोई भी स्टार्ट कर लेंगे, चलो उस पर स्विच करें। उसके पहले लास्ट हार्मोन है आपका, इट इज द ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं ऑलरेडी आपको कल डिस्कस कर चुकी। एक तो पॉइंट ये कि आपका मेन पार्चुरेशन हार्मोन है। मेन पार्चुरेशन हार्मोन कैसे, क्योंकि ये आपके रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराता है नॉन स्ट्राइटेड मसल्स जो होती हैं आपकी यूटेराइन वॉल की एट द टाइम ऑफ द जेस्टेशन पीरियड। लास्ट टाइम पे प्रेगनेंसी के यूट्रस की वॉल में जो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो इस हार्मोन के रिलीज की वजह से होता है। इस वजह से मेन पार्चुरेशन हार्मोन बोलते हैं। क्यों मेन पार्चुरेशन हार्मोन क्यों बोला, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है इसी वजह से होता है आपका लेबर पेन, ठीक है। इस वजह से मेन पार्चुरेशन हार्मोन बोलते हैं, जो कि फीमेल्स के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से इस हार्मोन का सीक्रेट होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा मैंने इसको बोला था, एक तो मेन पार्चुरेशन हार्मोन इसका की पॉइंट है, दूसरा की पॉइंट है मिल्क लेट डाउन हार्मोन। मिल्क लेट डाउन हार्मोन कैसे, यह आपके मायो एपिथेलियल सेल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जो कि आपकी सारी की सारी एल्वियोलाइज जो है मेमोरी ग्लैंड्स की सारी साइड की, उसकी जो मायो एपिथेलियल सेल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो इस वजह से लैक्टेशन होता है, तो मिल्क लेट डाउन हार्मोन बोलते हैं। एक पॉइंट मैंने ये भी बताया था कि ये जो फीमेल्स के अंदर ये जो हार्मोन होता है स्पेशली लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर समझते होंगे प्रेगनेंसी के आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, मदर जो है मिल्क फीड करवाती है बच्चों को, तो जो लैक्टेटिंग मदर है स्पेशली उनके अंदर आपका ये जो हार्मोन है दैट इज द ऑक्सीटोसिन, ये उनके इमोशन से रिलेटेड होता है। मतलब इवन थॉट इमोशन से कैसे, बच्चे के बारे में उसके रोने की आवाज सुनकर या फिर उसके बारे में सोचकर भी इस हार्मोन का रिलीज होता है, ठीक है। ये हार्मोन रिलीज होता है, इसकी वजह से मिल्क जो है उसका इजेक्शन होता है, तो इस वजह से मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। फिर एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, हाँ मतलब आपके जितने भी स्मूथ मसल्स हैं बॉडी की उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराता है आपका ऑक्सीटोसिन। जैसे कि मैंने बताया थे यूटेराइन की वॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये हो रहा है, मेमोरी ग्लैंड की मायो एपिथेलियल सेल्स इनका कॉन्ट्रैक्शन इट इज ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि ये जो बोला ना लेबर पेन जो है ये इसी हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से होता है। अब कुछ लोगों को बहुत ज्यादा लेबर पेन आते नहीं है, तो उसे आर्टिफिशियली जो ड्रिप लगाते हैं, आपने देखा ना कई बार जैसे लेबर पेन बहुत ज्यादा नहीं आते तो ड्रिप लगाते हैं, उनको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो वो जो ड्रिप होती है वो ऑक्सीटोसिन ही होती है। वो ऑक्सीटोसिन फिर क्या वो इसलिए लगाते हैं कि जिससे कि लेबर पेन जो थोड़े बहुत आए वो और इंक्रीज हो जाए, ठीक है। आया आपको इतना समझ में? इट इज ऑल अबाउट द ऑक्सीटोसिन। कल एक बार बता चुकी थी वैसे मैं इसके बारे में, लिख लो ये सबसे पहला पॉइंट, इट इज द मेन पार्चुरेशन हार्मोन। मेन पार्चुरेशन हार्मोन है ये आपका ऑक्सीटोसिन। क्या करता है, इट स्टिमुलेट रैपिड यानी कि फास्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन
and relaxation of non-striated muscle of uterine wall. ठीक है, ये होता है इसकी वजह से. एंड लेबर पेन जो होता है इट इज ड्यू टू दिस. ठीक है, लिख लेना आप. लेबर पेन जो है वो यही जो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है यूटेराइन वॉल की मसल्स के अंदर, उसी को बोलते हैं अपन लेबर पेन. ठीक है, और ये लैंग्वेज फॉर्मेट आप लिख लो. दिस हार्मोन इट इज सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, लिख लेना ये पॉइंट. दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं अपन मिल्क लेट डाउन हार्मोन. पॉइंट पॉइंट लिख रही हूं, आगे की चीजें आप लिख लेना. मिल्क लेट डाउन हार्मोन क्यों? क्योंकि आपकी जो मेमोरी ग्लैंड्स की, मैं ऐसे ही लिख देती हूं. ठीक है, आप लोग लैंग्वेज बना लेना. मायोएपिथेलियल सेल्स जो है आपकी मेमोरी ग्लैंड्स की, उसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है. ठीक है, ऑक्सीटोसिन की वजह से मेमोरी ग्लैंड्स की जो मायोएपिथेलियल सेल्स है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से मिल्क का एजेक्शन होता है, इस वजह से मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोला. ठीक है, फिर एक पॉइंट मैंने बताया था, ये जो हार्मोन्स है आपकी फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स में भी लिख लो इन फीमेल्स, उसके अंदर भी स्पेशली आपकी लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर ये जो हार्मोन है आपका इट इज रिलेटेड विद इमोशंस. ठीक है, इमोशन से रिलेटेड है. इमोशन से कैसे ही लिख लेना. इवन थिंक बच्चे के बारे में अगर कुछ भी सोचो, क्राई एंड साउंड ऑफ बेबी, इन सब की वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू द रिलीज ऑफ हार्मोन. ठीक है, इसकी वजह से आपका ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये रिलीज हो जाता है. ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट, ये अपन ने ये दोनों लिख ही लिया, तो एक पॉइंट ये लिख लेना कि जितनी भी आपकी जो स्मूथ मसल्स है बॉडी के अंदर उन सब पे ये स्टिमुलेट करता है. फिर मैंने आपको बता ही दिया कि यूट्राइन वॉल, उसके अंदर रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इस मसल्स की वजह से है. मेमोरी ग्लैंड की जो मायोएपिथेलियल सेल्स है उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन इसी हार्मोन की वजह से होता है. ठीक है, इट इज ऑल अबाउट दिस. नेक्स्ट जो है हाइपोथैलेमस, तो छोटा सा पार्ट है, इसके पहले इसीलिए मैं थायराइड ग्लैंड स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर अपन हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे. तो ये हो गया आपका पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में. इसका अपन ने कुछ पॉइंट्स अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर लिया. फिर इसके जो हार्मोन्स निकलते हैं ये हमने ऐसे पढ़े कि एडिनो हाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर हार्मोन्स के कुछ एक्शन, उसके हाइपो सीक्रेशन हाइपर सीक्रेशन से डिसऑर्डर्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ में. तो ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड. नेक्स्ट, वैसे आपके हाइपोथैलेमस छोटा सा है इसलिए उसको बाद में करेंगे. पहले हम लोग थायराइड ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड पर स्विच करते हैं. ठीक है, उसके पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग. ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, दैट इज द थायराइड ग्लैंड. सबसे पहले इसके बारे में मैं कुछ आपको एक जनरल पॉइंट्स बता देती हूँ. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग सेक्शन. कोई भी अभी लिखेगा नहीं इस टाइम पर. सबसे पहला पॉइंट तो इस ग्लैंड के बारे में ये है, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी. ये दो की पॉइंट्स जो मैंने आपको एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड के टाइम पर इसके बारे में बताया था, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है थायराइड ग्लैंड के बारे में. सबसे पहली चीज ये कि थायराइड ग्लैंड जो है आपकी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है. दूसरा पॉइंट ये एकमात्र आपकी ऐसी ग्लैंड है जो कि अपने हार्मोन को उसके इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर करती है. ठीक है,
फिर एक पॉइंट ये कि आपका इसका लोकेशन क्या है, जैसे अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन पढ़ा था, कहां पर प्रेजेंट होती है, ऐसे ही ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड है ये आपकी कहां पर प्रेजेंट होती है, तो आपके नेक का जो वेंट्रल लेटरल साइड होता है, वेंट्रल लेटरल साइड एट द जॉइंट ऑफ ट्रेकिया एंड लैरिंग्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा इसका लोकेशन क्या है। वेंट्रल लेटरल साइड पर ट्रेकिया और लैरिंग्स का जो जॉइंट होता है वहां पर जो है आपकी जो ग्लैंड है ये प्रेजेंट होती है, और इस जॉइंट को हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इस्थमस। इसको एक टर्म दिया जाता है इस जॉइंट को, ठीक है, इस जॉइंट को हम बोलते हैं इस्थमस। यहां पर जो है आपकी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। मैंने आपको एक चीज बोली थी ना, अब अभी इसको उससे लिंक मत करना, कुछ जैसे लास्ट क्लास में बोला था, कुछ किसी ने पता किया है क्या, बोलते ना जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं टॉन्सिल्स की कंप्लेन लेकर, तो वो लोग क्या ऐसे कुछ चेक करते हैं यहाँ पर आपके दोनों तरफ पैल्पेट करके, क्या चीज कौन सी ग्लैंड के एनलार्जमेंट की वजह से वो होता है। कल की क्लास कल ही भूल गए, कहा आज की क्लास का पता नहीं रहता, हम सोच रहे थे आप ही भूल जाओगे, तो कुछ पता किया क्या किसी ने, या फिर ऐसे टाइम पास मारते हैं जाके, ठीक है अब फीस दी है आपने डॉक्टर को, क्या करे, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्डली लिख देगा तो आप सोचोगे डॉक्टर ने पेशेंट में इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए ठीक है ऐसा कुछ पैल्पेट करके वो देखता है। कल वर्कआउट करके लाना ये आज भी जिसने नहीं किया, कि किस ग्लैंड के एनलार्जमेंट की वजह से आपके जो टॉन्सिल्स जो हैं ये होते हैं, ठीक है। यहां पर तो बैक टू द पॉइंट, इसका लोकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड है ये आपकी एच शेप की होती है, बायलोब्ड और एच शेप्ड की होती है, और इस ग्लैंड का जो हर एक लोब है ये आपके कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है। ईच लोब ऑफ दिस ग्लैंड इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और इसके ओरिजिन की बात करें हम लोग, ठीक है, तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी थी, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल, कहाँ याद दिला दिया, ऊपर ऊपर के सुपरफिशियल टॉपिक पूछो तो समझ में भी आता है, अभी ओरिजिन और डिस्कस कर रहे हो। ये आपकी जो थायराइड ग्लैंड है इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। अभी इतने पॉइंट समझ में आए, सिर्फ एंडोडर्मल ओरिजिन है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है आपकी बॉडी की, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका लोकेशन इस्थमस पे, कहां पर, वेंट्रल लेटरल साइड जो होती है आपकी नेक की एट द जॉइंट ऑफ ट्रेकिया एंड लैरिंग्स, वहां पर आपकी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और इस जॉइंट को हम लोग बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। फिर मैंने ग्लैंड के शेप और साइज के बारे में बात की कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है ये आपकी बाइलोब्ड है एंड इट इज एच शेप्ड। समझ में आया यहां तक, पहले यहां तक नोट कर लो। तो लिखिए सबसे पहला पॉइंट, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट इट्स लोकेशन, तो इट इज सिचुएटेड एट ये आपकी होती है वेंट्रल लेटरल साइड ऑफ द नेक, नेक के वेंट्रल लेटरल साइड पर, कहां पर, वहां पर भी एट द जॉइंट ऑफ ट्रेकिया एंड लैरिंग्स, ठीक है। और इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस जॉइंट इज कॉल्ड इस्थमस। ये लिख लीजिए पॉइंट, इस जॉइंट को बोला जाता है इट इज कॉल्ड इस्थमस, यानी कि यहां पर आपकी जो ग्लैंड है ये प्रेजेंट होती है। ठीक है। फिर इसके शेप के बारे में हम लोगों ने बात की कि आपकी जो ग्लैंड है इट इज बाइलोब्ड एंड एच शेप्ड। चलो
बायलोब से मतलब समझते होंगे, टर्म से समझते, बाय यानी कि दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं इस ग्लैंड के अंदर, और ये इस ग्लैंड के आपके जो दोनों के दोनों लोब्स हैं ये आपस में किससे कनेक्टेड रहते हैं? तो आपकी नॉन ग्लैंडुलर फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इससे ये दोनों लोब्स जो है आपके थायराइड ग्लैंड के ये कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, इट्स बोथ लोब्स they are connected by non-glandular flap of connective tissue. ठीक है, आगे समझ में। अब फिर ये है कि चलो ठीक है, बायलोब्ड है, एच शेप है, दोनों के दोनों लोब आपस में किससे कनेक्टेड है? नॉन ग्लैंडुलर फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से ये दोनों लोब्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इन लोब्स के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड की हर एक जो लोब है ये किससे मिलके बनी हुई है? तो इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो लिख लीजिए, ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड it is made up of connective tissue. ठीक है, फिर क्या है आपकी, चलो ठीक है, दोनों की दोनों लोब्स आपके हर एक लोब मतलब कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है। फिर इसमें क्या होता है, आपके बहुत सारे फॉलिकल्स, टर्म है फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स जो है ये आपके ग्लैंडुलर सेल से बने हुए होते हैं। तो देयर आर प्रेजेंट सो मेनी फॉलिकल्स विच इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स इन द कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो फॉलिकल्स जो है आपके, ये आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसे अपन बोलते हैं स्ट्रोमा, उसके अंदर स्कैटर्ड यानी कि उसके अंदर बिखरे हुए होते हैं आपके ये। ठीक है, और इस फॉलिकल की वॉल पर आपकी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी सेल्स होती है हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये फॉलिकल्स क्या है, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा में ये एक थोड़ा सा आउटलाइन समझ में आ रहा है कि एक पिक्चर अपने माइंड में ही बनाओ एक बार कि थायराइड ग्लैंड जो है ये बाइलोब्ड है, दो लोब है और एच शेप की है। अब फिर ये बोला कि जो दोनों लोब जो है ये आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड है? तो ये आपकी नॉन ग्लैंडुलर फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इससे आपका ये जो दोनों के दोनों लोब्स कनेक्टेड है। ठीक है, किसके थ्रू कनेक्ट है ये समझ में आ गया, लेकिन अब ये लोब बने कैसे हैं? तो आपका जो थायराइड ग्लैंड का हर एक जो लोब है ये आपके कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना है। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या है ये देखो, तो लिखो इसे, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या है? तो देयर आर प्रेजेंट सो मैनी फॉलिकल्स, बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और ये जो आपके फॉलिकल्स हैं ये किससे मिलके बनते हैं? तो देयर आर प्रेजेंट सो मैनी फॉलिकल्स मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर सेल इन द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आगे ये पॉइंट समझ में। फिर चलो, लोब्स आपस में कनेक्टिव, ये नॉन ग्लैंडुलर फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट, हर एक लोब इसका आपके कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बन रहा है। और इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपके बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट है। ये फॉलिकल्स किससे मिलके बने हुए हैं? आपके ग्लैंडुलर सेल से बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो चीज मैंने आपको बताई ये आपके किसमें बिखरी हुई होती है? किसके अंदर? लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ऑफ सेल, नाम सुना होगा आपने, उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो लिख लीजिए, दे आर स्कैटर्ड इन, स्कैटर्ड का मतलब समझते हैं? ऐसे मतलब कोई इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसे बिखरे हुए होते हैं ये उसके अंदर। तो दे आर स्कैटर्ड इन
लूज कनेक्टिव टिश्यू, द स्ट्रोमा। ठीक है, आया यहां तक समझ में? चलो इसके आगे के पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी ये समझ में आया आपको कि अब आपके जो लोब्स जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके जो बने हुए हैं, इसके अंदर आपके जो फॉलिकल्स थे जो कि किससे मिलके बने हुए थे, ग्लैंडुलर सेल से, ये आपके स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू का जो लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट इज स्ट्रोमा के अंदर स्केटर्ड है। अब क्या होता है, आपकी एक लेयर किसकी, क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर सेल की जो लेयर है, ये आपकी इसकी वॉल पर, फॉलिकल की जो वॉल है इस पर एक लेयर प्रेजेंट होती है क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर सेल की। ठीक है, तो लिख लीजिए अ लेयर ऑफ क्यूबॉइडल glandular cell, it is found in the wall of follicle। ठीक है, अब कौन फॉलिकल की जो वॉल है उस पर कौन सी सेल्स प्रेजेंट है ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है, एक आपका आयोडाइज्ड कॉलॉइडल सब्सटेंस जिसका नाम है आपका थायरोग्लोबुलिन, ये जो है ये फिल्ड होता है इस कैविटी के अंदर। ठीक है, तो लिख लीजिए एन आयोडाइज्ड केमिकल सब्सटेंस which is known as thyroglobulin। अभी टर्म देख लो बहुत अच्छे से ये समझ में, क्योंकि ये जो चीज ये पार्ट फिर वापस से जैसे ईयर वाले में था ना, ये पार्ट ऐसा है कि आपने इसके बारे में सुना नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अनटच्ड पार्ट है, तो आपको इसका टर्मिनोलॉजीज याद करने में, ये थोड़ा सीक्वेंस याद करने में दिक्कत हो रही होगी। कोई बात नहीं, अभी एक बार आप इसको लिख लो, उसके बाद मैं आपको वापस से एक बार ये एक्सप्लेन करूंगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है तो आप ध्यान ही नहीं दें, वापस आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो एक आयोडाइज्ड केमिकल सब्सटेंस जिसका नाम है आपका थायरोग्लोबुलिन, वो इसकी कैविटी के अंदर आपका फिल्ड अप होता है, इट्स फिल्ड इन द कैविटी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसके बारे में ये है जो मैंने आपको बताया था, थायराइड जो है इट इज द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड विच स्टोर इट्स हार्मोन इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में नहीं, अपने ये एकमात्र ऐसी ग्लैंड है आपकी बॉडी की, एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि अपने हार्मोन को उसके इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर करती है। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, थायराइड इज द only endocrine gland in the body which store its hormone in its inactive form। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म के अंदर इन हार्मोन का स्टोरेज होता है इसके अंदर। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में तो वो यहां से ट्विस्ट भी करता है इनएक्टिव और एक्टिव फॉर्म से, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर्ड रहता है ये, क्योंकि ये लाइन सब जगह बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एज इट इज रट्टा तो लगा लेते हैं, अब क्वेश्चन अगर बनता है तो वो यहीं से ट्विस्ट करता है एग्जामिनर, यही कंफ्यूज करता है, दैट इज द इनएक्टिव फॉर्म। ये ध्यान रखना आप लोग स्पेशली इसके अंदर कि इसमें जो आपके हार्मोन स्टोर्ड होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इट इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इसके पहले कि मैं इसके हार्मोन्स, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, वो बहुत इजी पार्ट है इसका, वो स्विच करूं उसके पहले आप एक बार देख लो। अब ये लास्ट टाइम है, जिसको नहीं समझ में आया बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक एक चीज जो है वो लिंक्ड अप है। अगर एक भी पॉइंट बीच में से मिस हो गया तो आगे की कथा समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। ये पहला पॉइंट सबको समझ में, अगर रट्टा लगाना है इसका तो सीधा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आपकी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो इट इज द थायराइड ग्लैंड। इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, हम लोगों ने इसके लोकेशन के बारे में डिस्कस किया कि बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड को आपको डिटेक्ट करना है तो कहाँ, इसका लोकेशन कहां पर है, तो आपका जो वेंट्रल लेटरल साइड है नेक का, एट द जॉइंट ऑफ ट्रेकिया एंड लैरिंग्स। और एक वैसे तो अगर अपन डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड ये टर्म यूज कर सकते हैं कि इस्थमस पर आपकी ग्लैंड जो है सिचुएटेड रहती है, पर अपन को पहले ये पता होना चाहिए कि इस्थमस क्या होता है। तो इस्थमस क्या होता है, इट इज द जॉइंट ऑफ द ट्रैकिया एंड लैरिंग्स, वहां पर आपकी ग्लैंड जो है लोकेटेड रहती है। तो ये बात हो गई इसकी लोकेशन की। फिर इसके शेप की मैंने बात की थायराइड ग्लैंड की, कि थायराइड ग्लैंड जो है ये आपकी बाइलोब्ड, यानी कि दो लोब्स प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है, ये बाइलोब्ड है और आपकी एच शेप की है। अब बाइलोब्ड से एक पॉइंट याद होना चाहिए कि दो लोब्स है ना, तो इन दोनों लोब्स को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है, तो ये जो दोनों लोब्स हैं आपकी थायराइड ग्लैंड की, इट इज कनेक्टेड बाय नॉन ग्लैंडुलर फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसके दोनों लोब्स को नॉन ग्लैंडुलर फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है कनेक्ट कर रहा है। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि बायलोब्ड है, एच शेप है, दोनों लोब इसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। अब इन लोब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कि जो लोब है ये किससे मिलके बने हुए हैं। तो आपकी थायराइड ग्लैंड का हर एक जो लोब है इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू तो एक बहुत ब्रॉड टर्म है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना है। इस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, तो इसके अंदर आपके बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब फॉलिकल्स किससे मिलके बन रहे हैं, जो कि आपकी ग्लैंडुलर सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है, यही ये देखो, देयर आर प्रेजेंट सो मेनी फॉलिकल्स विच इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर सेल इन द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट है और ये फॉलिकल्स आपके ग्लैंडुलर सेल से मिलके बन रहे हैं। ठीक है, फिर ये जो आपके फॉलिकल्स जो हैं ये आपके कहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपके स्ट्रोमा यानी कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर स्कैटर्ड यानी कि बिखरे होते हैं, कोई इनका डेफिनेट सीक्वेंस, कोई अरेंजमेंट नहीं है। दे आर स्कैटर्ड इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट इज द स्ट्रोमा। ये पॉइंट क्लियर है सभी को। फिर मैंने बताया कि ठीक है, अब फॉलिकल्स प्रेजेंट है। अब तो फॉलिकल की जो वॉल होती है आपकी, इस फॉलिकल की वॉल पर आपकी क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर सेल की एक लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसकी जो कैविटी होती है फॉलिकल्स की, इसके अंदर आपका एक आयोडाइज्ड केमिकल सब्सटेंस, उस केमिकल सब्सटेंस को हम लोगों ने उसको नाम दिया गया है, दैट इज द थायरोग्लोबुलिन। ये थायरोग्लोबुलिन इस कैविटी के अंदर फिल्ड होता है। ठीक है, फिर ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, ये मैंने बताया आपको ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि थायराइड एकमात्र ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि अपने हार्मोन को उसके इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर करती है। क्लियर, इट इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। होप सो समझ में अब तो क्लियर हो गया होगा आपको, पर ये थोड़ा सा एज कंपेयर टू द पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ा सा टफ है। ऐसा जैसे अपन को ना 70% सेक्शन क्लास में याद हो जाए, वो यहाँ पर इस ग्लैंड के साथ प्रैक्टिकली आपको नहीं हुआ होगा, पर समझ में तो आ गया। ठीक है, हटा दो इसे, मैं लिख लिया सभी ने। इसके बाद इसके हार्मोन से अपन ने जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड में यही देखा था, सबसे पहले उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद उससे कौन कौन से हार्मोन्स जो है सीक्रेट होते हैं ये हम लोगों ने डिस्कस किया। सेम चीज अपन थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं ये अपन डिस्कस करेंगे। तो लिख लीजिए, आपने सुना होगा डिसीज, अगर वापस वही किसी के पेरेंट्स या फिर किसी का कोई फैमिली में मेडिकल बैकग्राउंड हो, ये जनरल टेस्ट भी होता है। ये बच्चा अपन लोग को भी कई बार जैसे कुछ होता है तो कहते हैं ना TSH करा लीजिए। TSH क्या होता है, इतना डिटेल में नहीं जाते हम लोग, बोल दो मैम, कराते हैं के लिए बोलते हैं, डायरेक्टली जाके करवा लेते हैं। तब बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, अब आप मेडिकल कॉलेज में एंटर लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले हैं, सिर्फ ऐसे ही क्लास में लेने वाले हैं ना। तो बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट आपको कुछ फील आनी चाहिए ना कि हाँ भाई कुछ तो दूसरी जनता से आपको अलग करे कि आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा बहुत एक आइडिया। ऐसा लगता है कि थायराइड की दिक्कत तो नहीं है। थायराइड में भी एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। अब इतना नहीं, आपने ये तो सुना होगा थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी का मोटापा बढ़ जाता है तो पूछते थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। इसको डिटेक्ट करने के लिए लैब में अपन बोलते हैं TSH करा लीजिए। T3 T4 तो सही है आपके, उनका मतलब जो प्रोडक्शन है वो तो सही आ रहा है। TSH का फुल फॉर्म होता है आपका
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH टेस्ट करवाते हैं, T3, T4, थायरोनिन, थायरोटॉक्सिन, ये सब कुछ टर्म्स सुनी होंगी आप लोगों ने। इसको बोलते हैं, इसका चेक करो, इसका लेवल तो नॉर्मल है, अदरवाइज आपको हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है ये डिटेक्ट होता है। ठीक है, चलो अब इसलिए बता रही TSH याद रखना, क्योंकि ये बहुत कॉमन टेस्ट है, कॉमनली बोलते हैं थायराइड में TSH करा लो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाला जो टेस्ट होता है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है थोड़ा बहुत। अब अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें पढ़ेंगे तो लिख लीजिए प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। बाकी सारा डिटेल में तो आप जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे वहां पर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड, और वहां पर भी जो अपना यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें इंपॉर्टेंट भी होता है, उसके इंपॉर्टेंट भी यही बता दिए। ठीक है, चलिए, तो इससे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं आपके थायराइड ग्लैंड से, एक तो है आपका T3 और एक है आपका T4। इन दोनों हार्मोन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। T3 को बोलते हैं अपन ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 3 से ट्राई और 4 टेट्रा, ऐसे याद रख लेना। तो ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 इट इज द टेट्रा आइडोथायरोनिन, और इसको टेट्रा आइडोथायरोनिन और एक थायरोक्सिन भी बोलते हैं। ठीक है, आपके जो T4 का जो प्रोडक्शन होता है थायराइड ग्लैंड से दोनों हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे। T4 जो हार्मोन है ये क्वांटिटी वाइज अगर देखें तो ज्यादा प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू T3, लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन T4 का हो रहा है T3 से, लेकिन आपका जो T3 हार्मोन है ये आपके T4 हार्मोन से 4 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये टर्म ध्यान रखना। पहले तो सीक्वेंस में सीरियसली बस सिर्फ ये बताया कि प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन में दो हार्मोन्स हम लोगों ने डिस्कस किए, T3 एंड T4। T3 का फुल फॉर्म लिखो, T3 हार्मोन को क्या बोलते हैं? इट इज ट्राई आइडोथायरोनिन। ठीक है, T4 को बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन, या फिर T4 को एक और नाम दिया गया है, दैट इज द थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, फिर मैंने इनके प्रोडक्शन की बात ये बोली कि आपका जो T4 हार्मोन है ये ज्यादा प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू T3 क्वांटिटी वाइज, लेकिन T3 हार्मोन 4 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव है आपके T4 हार्मोन से, और जो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज T4 हार्मोन, ये आपके टिश्यू में पहुंचते ही T3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो लिख लो ये पॉइंट। T4 हार्मोन that is the tetra iodothyronin, it is produced in more amount, ज्यादा अमाउंट में T4 मिलता है आपको as compared to T3। T3 के कंपेयर में T4 का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, लेकिन मैंने आपको बताया जो T3 जो है इट इज 4 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन T4। T3 is 4 times more effective than T4। ठीक है, आगे आपको इतना समझ में। नेक्स्ट पॉइंट ये है, आपका जो थायराइड हार्मोन दैट इज द थायरोग्लोबुलिन जो है, ये आपके इसके अंदर, इस ग्लैंड के अंदर इतना सफिशिएंट अमाउंट में स्टोर होता है कि आपकी बॉडी को जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है इस हार्मोन की, थायराइड हार्मोन की, उसको ये सफिशिएंटली 3 मंथ्स तक फुलफिल कर सकता है। इतने सफिशिएंट अमाउंट में ये थायराइड हार्मोन इन द फॉर्म ऑफ थायरोग्लोबुलिन इस फॉलिकल्स के अंदर स्टोर्ड रहता है। ठीक है, अभी फॉलिकल्स की बात करी थी ना, फॉलिकल्स प्रेजेंट है आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। फॉलिकल्स की वॉल क्या है? फॉलिकल्स के अंदर कैविटी है, कैविटी के अंदर यहां तक तो समझना, फॉलिकल्स के अंदर कैविटी मैंने बताया था थायरोग्लोबुलिन जो है ये स्टोर्ड है। तो मैं यही बता रही हूँ कि थायरोग्लोबुलिन, ये जो थायराइड हार्मोन का ही एक फॉर्म है आपका थायरोग्लोबुलिन। तो थायराइड हार्मोन इन द फॉर्म ऑफ थायरोग्लोबुलिन इट इज स्टोर्ड इन द फॉलिकल्स, जो कि फॉलिकल्स के अंदर आपका स्टोर्ड है, वो इतने सफिशिएंट अमाउंट में स्टोर्ड होता है कि वो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है आपके थायराइड हार्मोन की, उसे सफिशिएंटली 3 मंथ्स तक कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, और आपके डेली इस के सिंथेसिस के लिए थायराइड हार्मोन को
123 माइक्रोग्राम आयोडीन की जो है जरूरत होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन के प्रोडक्शन के लिए डेली कितने अमाउंट में आयोडीन की जरूरत होती है बॉडी को, इट इज दैट। इसीलिए हाइपोथायराइडिज्म जो है वो आयोडीन की मात्रा अगर कम होती है आपके फूड में, उसकी वजह से होता है। एक पर्टिकुलर लेकिन एक अमाउंट होता है ना कि कितना चाहिए, उससे कम या उससे ज्यादा, तो इतना अमाउंट जो है आपको आयोडीन का चाहिए होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। ठीक है, तो लिख लीजिए सबसे पहले तो वो लिखो कि फॉलिकल्स में थायराइड हार्मोन थायरोग्लोबुलिन थायरोक्सिन के फॉर्म थायरोग्लोबुलिन के फॉर्म में जो स्टोर्ड है, तो लिख लीजिए थायराइड हार्मोन किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, इन द फॉर्म ऑफ थायरोग्लोबुलिन इट इज स्टोर्ड इन द बॉडी, फॉलिकल्स के अंदर, इट इज स्टोर्ड इन द फॉलिकल्स कितना कि सफिशिएंटली 3 मंथ्स तक आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। सफिशिएंटली टू सप्लाई द बॉडी फॉर 3 मंथ्स। और आपका थायरोक्सिन यानी कि T4 टेट्राआइडोथायरोनिन, इसके प्रोडक्शन के लिए डेली कितने अमाउंट में आपका आयोडीन जो है ये रिक्वायर्ड होता है, ये लिख लीजिए। तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, लैंग्वेज फॉर्मेट आप कर लेना, 120 माइक्रोग्राम आयोडीन जो है ये आपका रिक्वायर्ड होता है डेली। ठीक है, इतना ग्राम आयोडीन इट इज डेली रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। क्लियर? आगे आपको इतना समझ में, इट इज ऑल अबाउट दैट। नेक्स्ट इसके फंक्शंस जो हैं इन हार्मोन से क्या हो रहा है, क्या क्या कंट्रोल कर रहे हैं ये, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ गया आपको? इजी है। जो की पॉइंट्स जो है इसके हार्मोन्स के, ये 2 हार्मोन्स पढ़े, T3 एंड T4। नाम पता होना चाहिए, T3 ट्राइआइडोथायरोनिन, T4 टेट्राआइडोथायरोनिन। इसका एक और नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, इट इज द थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, अमाउंट की बात करें तो T4 हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू T3, लेकिन T3 हार्मोन जो है 4 टाइम ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू T4। हाँ, ये मैंने इसमें नहीं लिखा, ये लिख लेना आप ये पॉइंट कि जो T4 हार्मोन है इट इज चेंज इनटू T3 व्हेन रीचेस द टिश्यू। टिश्यू में पहुंचते ही T4 हार्मोन आपके T3 के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि जो थायराइड हार्मोन है किस फॉर्म के अंदर आपके फॉलिकल्स के अंदर स्टोर्ड है, थायरोग्लोबुलिन के फॉर्म में, और इतना सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर ये स्टोर्ड होता है कि 3 महीने तक आपकी जो थायराइड की जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, उसको सफिशिएंटली सप्लाई कर सकता है। फिर इस थायरोक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए बॉडी को डेली कितने अमाउंट में आयोडीन की जरूरत पड़ती है, ये हम लोगों ने यहां पर देख लिया। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। फिर इसके आपके CNS पर, ब्लड पर, गोनाइड्स पर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट पर, इन सब पर क्या इफेक्ट्स हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी मैंने टर्म यूज किया है बेसिक मेटाबॉलिक रेट, BMR। इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है किसी को? नाम तो सुना होगा, स्पेशली आप लोग जिम में अगर जाते हैं तो BMR टेस्ट करते हैं ना वो लोग आजकल, कि आपके बॉडी का BMR कितना है, उस हिसाब से आपकी एज बताते हैं कि आपकी एज इतनी है, लेकिन मतलब ओबेसिटी के बेसिस पर BMR के अकॉर्डिंग आपकी एज इतनी आ रही है। क्या होता है आपका BMR? ये इट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या होता है इसके अंदर कि आपकी बॉडी को मिनिमम अमाउंट में कैलोरी के फॉर्म में एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। जिनकी बॉडी में BMR ज्यादा होता है उनका जो वेट जो है ना वो
बैलेंस्ड रहता है, कम ही रहता है, मतलब ओबेसिटी ज्यादा नहीं होती। जिन किसी आपने देखा होगा ना, कुछ पर्सन होते हैं, आप सोचते हैं ऐसा क्यों होता है, बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा खाते हैं, पर फिर भी ना, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट भी कोई इतना नहीं करते, जितना अपन करते हैं उतना ही करते हैं, पर फिर भी उनके अंदर ओबेसिटी मतलब फेट गेन नहीं करते वो लोग, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। कुछ होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस के साथ खाते हैं, पर थोड़ा बहुत भी चीट कर जाते हैं खाने में कि आज ये खा लिया वो खा लिया, और जितना वो बंदा वर्कआउट कर रहा है उतना ही करता है, और कई बार हम उससे ज्यादा भी करते हैं तो भी मोटापा बढ़ जाता है। व्हाट वाज द रीजन? ये कारण होता है, किसी किसी का बीएमआर रेट ज्यादा होती है बॉडी की, किसी की कम होती है, तो जिनका बीएमआर ज्यादा होता है वो लोग मोटापा इतने आसानी से गेन नहीं करते एज कंपेयर टू दैट पर्संस। ठीक है, क्या होता है क्या डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर इसका जो हार्मोन है, इसीलिए मैंने बोला ना कि जैसे बहुत ज्यादा ओबेस लोग होते तो बोलते थायराइड तो नहीं है, तो यानी कि बीएमआर पर इसका रोल है, और बीएमआर का रोल आपका डायरेक्टली आपको समझ में आएगा कि ओबेसिटी से क्या लिंक्ड अप है इसका। इसीलिए बोलते हैं ना थायराइड की दिक्कत तो नहीं, बहुत ज्यादा कोई मोटा होता है तो सीधा ही पूछते थायराइड का चेकअप कराया गया। क्या होता है हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इफेक्ट्स है इनके इस पर, उसके पहले आप इतना नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने इतना। इट इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक आइडिया तो दिया ही है, सिर्फ इसके अंदर कुछ ही पॉइंट्स बाकी है कि फंक्शन थायरोक्सिन जो हार्मोन है इसके जो फंक्शंस है, इसमें इसका बीएमआर पर क्या इफेक्ट है, आपके सीएनएस पर क्या इफेक्ट है, गोनाइड्स पर क्या इफेक्ट है, ब्लड पर क्या इफेक्ट है, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और इसकी वजह से इसके हाइपोसिक्रीशन से हाइपर सिक्रीशन से क्या हो रहा है जो अपन सब में पढ़ते हैं, तो हाइपोथायराइडिज्म क्या है, हाइपरथायराइडिज्म क्या है, ये अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने एक जनरल इंट्रोडक्शन थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, इसके कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उसका एक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया। आपके न्यूरो हाइपोफाइसिस से दो हार्मोन एडीएच और ऑक्सीटोसिन, अब मेरे हिसाब से ये है, इस आज की पूरी क्लास को रिवाइज कराने की तो जरूरत नहीं है। थायराइड हार्मोन तो अपन लोगों ने बहुत अच्छे से थायराइड ग्लैंड तो अभी देख लिया था, सिर्फ जैसे लास्ट टाइम के लिए बोलते ना, तो आपके 4-5 की पॉइंट्स ही हैं खाली, जो न्यूरो हाइपोफाइसिस से जो हार्मोन सीक्रेट होते थे ना एडीएच और ऑक्सीटोसिन, खाली एक एक दो पॉइंट याद रखना। पूरी क्लास सुनी है ना तो पूरी राम कथा तो याद रह जाती है, मेन पॉइंट ही भूल जाते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। एडीएच के बारे में, दैट इज द वैसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं। एक पॉइंट बस ये ध्यान रख लेना, एडीएच जो है ये आपके मेनली किडनी पर एक्ट करता है। किडनी पर कर क्या रहा है ये पता होना चाहिए कि आपके डीसीटी, दैट इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नहीं समझ में आ रहा अभी तो कोई बात नहीं, टर्म याद कर लो। ठीक है, बाकी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां अच्छे से आएगा। तो डीसीटी और आपके कलेक्टिंग डक्ट पर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की रीअब्जॉर्प्शन समझ रहे हो, वापस उससे अब्जॉर्व करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है अगर डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर, तो इसकी वजह से यूरिन के अंदर आपके वाटर का अमाउंट कम हो जाता है। इसी वजह से बोलते हैं एंटी डायूरेटिक्स। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया इसके हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद रखना, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, इस टर्म्स का मतलब मैंने बताया। पॉलीडिप्सिया ज्यादा प्यास लगना, पॉलीयूरिया फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है मिक्चुरेशन की, बार बार टॉयलेट आना। पॉलीफेजिया इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर, पॉलीफेजिया में बार बार भूख लगती है इंसान को। ठीक है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, और जो यूरिन जो पास होती है वो डायलेटेड होती है, डायलेटेड फॉर्म में होती है। अब ज्यादा यूरिन पास हो रही है तो डेफिनेटली उसकी वजह से क्या होगा, क्या कम हो जाएगा, वाटर अंदर कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और वन ऑफ द रीजन ऑफ हाइपो आपका जो लो ब्लड प्रेशर का। ठीक है, ये सारे फीचर्स है आपके डायबिटीज इंसिपिडस के, जो कि हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच से होता है। अब एडीएच का हाइपोसिक्रीशन किस वजह से हो रहा है, तो ज्यादा अमाउंट में कॉफी, टी और अल्कोहल का लेना, इट ऑल्सो लीड्स टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच। ऑक्सीटोसिन के बारे में डायरेक्टली अब टर्म यूज कर रही हूं, मेन पार्चुरेशन हार्मोन है, मिल्क लेट डाउन हार्मोन, ये दोनों टर्म्स पता होना चाहिए। मतलब ऑक्सीटोसिन जैसे ही वर्ड आया दोनों ये टर्म क्लिक करने चाहिए माइंड में, मेन पार्चुरेशन हार्मोन एंड द मिल्क लेट डाउन हार्मोन। फिर ये रामकथा याद आ जाएगी, मेन पार्चुरेशन हार्मोन क्यों, क्योंकि जेस्टेशन पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी का जो लास्ट वाला टाइम होता है, उस टाइम पर इस हार्मोन का सीक्रेशन से क्या होता है, यूट्रस वॉल की जो स्मूथ मसल्स होती है, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होती है, उसके अंदर रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराता है ये। तो इसकी वजह से जो लेबर पेन होते हैं एट द
लास्ट मोमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज ड्यू टू दिस हार्मोन। और इसी वजह से अब आप ऐसे ही याद रख लेना, जो ड्रिप लगती है, कुछ लोग जब जाते हैं लेबर पेन होते हैं लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं होते, इनकी इंटेंसिटी इतनी तेज नहीं होती, तो क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन की ही ड्रिप लगाई जाती है उन पेशेंट्स को। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की ड्रिप क्या करती है, जो यूट्रस की जो वॉल होती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से लेबर पेन होता है। ठीक है, मिल्क लेट डाउन हार्मोन क्यों बोला, लैक्टेटिंग मदर्स में लैक्टेशन के अंदर इसका रोल है ऑक्सीटोसिन का। क्या रोल है लैक्टेशन के अंदर, तो मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जो आपकी मायो एपिथेलियल सेल्स होती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, इस वजह से मिल्क इंजेक्शन होता है, इसलिए इसको बोला मिल्क लेट डाउन हार्मोन। ठीक है, फिर बताया था फीमेल्स के अंदर स्पेशली लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर इस हार्मोन जो है उनके इमोशन से रिलेटेड होता है। इमोशंस कैसे, बच्चे की आवाज सुनना, उसके रोने की आवाज सुनना या उनके बारे में सोचना, उसकी सिर्फ उस इमोशंस की वजह से ही इस हार्मोन का रिलीज होता है। तो इट इज ऑल अबाउट द ऑक्सीटोसिन, मेन पार्चुरेशन हार्मोन, milk let down hormone, and it is related with the emotions of female, especially in the lactating mother. It is all about that two type of hormone which is secreted by the posterior lobe of the pituitary gland, that is the neurohypophysis. ठीक है, थायराइड ग्लैंड का इंट्रोडक्शन बना, लिंक्ड अप है थोड़ा सा, कहाँ लोकेशन है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, दोनों लोब्स किससे कनेक्टेड है, फिर इस लोब्स के बारे में पर्टिकुलरली बहुत डिटेल में पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू से मिली है, फिर फॉलिकल्स क्या है, ये सब आपको पता होगा। दो हार्मोन्स इससे मैंने पढ़ा है, T3 और T4, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके। इट इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। अब तो गेन हो गया 50 to 60% रिमेम्बराइज्ड, ये नहीं हुआ अभी भी। ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़कर बैठना, थायराइड यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, और हाइपोथैलेमस लास्ट क्लास में भी रह गया था, आज भी रह गया, हाइपोथैलेमस जो है अपन स्टार्ट करेंगे। और घर जाके जितना पढ़ा दिया मैंने, अभी इतना हो गया ना, या आप इसके बस फंक्शंस छोड़ देना थायरॉक्सिन के, यहां तक कि एनसीईआरटी जरूर पढ़कर बैठना। ये रोज बोलती हूँ मैं, रोज इसीलिए बोलती हूँ कि आपके पास ये बहाना भी नहीं होना चाहिए, इसको मेक इट अ हैबिट कि रोज घर जाकर जैसे करंट पढ़ते हो ना, वैसे ही करंट के जस्ट बाद ब्रेक भी नहीं लेना चाहिए, जस्ट बाद एनसीईआरटी खोल के देखो, अदरवाइज ये आपके सेल्फ स्टडी के टाइम को बहुत इंक्रीज करता है, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। और एक ये चीज बोली, बहुत से बच्चे डायरेक्टली क्या है, कॉन्फिडेंट होते हैं करंट से, हाँ ठीक है हो गया, डायरेक्टली एनसीईआरटी उठाते हैं, वो बहुत गलत टेक्निक है, टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या उनका लैंग्वेज बहुत टिपिकल होता है, तो वो समझने में, उसको पढ़ने में इट विल अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो पहले करंट पढ़ो, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। अब आप सोच रहे होंगे हैबिट बोल रहे हैं आप, करंट तो पढ़ते हैं, बहुत से लोगों की तो ये भी हैबिट नहीं होगी, करंट ही नहीं पढ़ते हम घर जाके, तो क्या तो एनसीईआरटी उठाए, मेक इट अ हैबिट। ओके, थैंक यू।